कैसे कहूँ मैं कि शायद मीराल एयाज के साथ उसके घर आती है तो मीराल को एयाज का घर बहुत पसंद आता है। वो कहती है, वाह कितना ज़बरदस्त घर है, तुम्हारी चॉइस को तो दाद देनी पड़ेगी। एयाज कहता है, चॉइस तो मेरी हमेशा से अच्छी थी, वो अलग बात है कि तुमने कभी मुझ पे तवज्जो नहीं दी। मीराल कहती है, वो कहते हैं ना हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, हो सकता है हम दोनों के लिए वो एक वक्त मुकर्रर हो। अयाज कहता है, और तुम्हें पता है उस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। मीराल, तुम्हें पता है जब यूनिवर्सिटी में पहली बार तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, तो दिल तो चाह रहा था जान ले लूँ अपनी। और जब मुझे ये पता चला ना कि जिस दिन तुम्हारी शादी हुई है, इस दिन तो मुझे यूँ लगा जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। मीराल कहती है, अगर इतना प्यार करते थे तो पहले सबूत दे देते। अयाज कहता है, सबूत तो खैर अभी भी इतना कुछ नहीं है। और छुरी उठा के कहता है, और एक ये मेरा दिल कहूँ तो ये भी निकाल के दिखा दूँ। मीराल झट से छुरी ले लेती है और कहती है, पागल हो, लग जाएगी। अयाज कहता है, मीराल ये घर मैंने अपने और तुम्हारे लिए लिया है, और देखना मैं किसी दिन आंटी को भी यहाँ लेके आऊँगा, शायद उन्हें यकीन आ जाए। इस घर के डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी होने वाले हैं। मीराल कहती है, इस घर की कीमत क्या होगी? अयाज कहता है, तुम कीमत छोड़ो, ये पूछो कि ये घर किसके नाम पे है। मीराल पूछती है, किसके नाम पे? अयाज कहता है, तुम्हारे। वैसे तो ये सरप्राइज़ था। अयाज उसको एक वाइट रोज़ भी देता है। मीराल कहती है, तुम्हें याद है कि मुझे वाइट रोज़ बहुत पसंद है? अयाज कहता है, मुझे तुम्हारी हर चीज़ हर बात अच्छे से याद है, पर एक बात बताओ, इस बार तो तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगी ना? इसी दौरान मीराल की अम्मी की कॉल आती है तो मीराल कहती है, ज़रा सी देर हो जाए तो अम्मी परेशान हो जाती हैं, अब तुम्हें मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए। अमर परेशान बैठा सोचों में गुम होता है और हसार की पिछली बातों को याद करता है। इसी दौरान रामा दूध का गिलास लेकर आती है और कहती है, अमर, हसार को इस दुनिया से गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, सब लोग अपनी जिंदगी में वापस लौट आए हैं सिवाय आपके, क्या हो गया है आपको? अमर कहता है, चली जाओ यहाँ से। रामा कहती है, क्यों क्यों चली जाऊँ मैं? ना आप कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, ऑफिस भी नहीं जा रहे, संभालें खुद को। अमर, कब तक आप इसी हालत में रहेंगे? अमर कहता है, मैं खुद को तो संभाल लूंगा, लेकिन मुझे सच सच बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ मैं वो जानना चाहता हूँ। रामा कहती है, आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? झूठा है आपका भाई, आधी अधूरी बात करके चला गया इस दुनिया से। अमर गुस्से से उठ खड़ा होता है और कहता है, अगर मेरे भाई को झूठा कहा तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। रामा कहती है, अमर क्या हो गया है आपको? रोजाना एक ही बात, रोजाना एक ही तमाशा, खुदा का खौफ कीजिए आप। अमर गला दबाने को आता है तो रामा भागकर जल्दी से बाहर अमर की माँ के पास आती है और कहती है, आंटी पता नहीं अमर को क्या होता जा रहा है, ये मुझे मारने पे तुले हुए हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं, समझाएं इन्हें आप। अमर की माँ कहती है, अमर क्या हो गया है, क्यों पागल बने हुए हो? अमर कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, ये मुझे सच क्यों नहीं बताती? 1 साल इसने कैसे गुजारा है, कुछ हकीकत तो थी उस बात में। मेरा भाई इस औरत की वजह से मरा। मैंने तो अपने भाई को कभी फूल भी नहीं मारा, लेकिन उस दिन हसार पे मेरा हाथ उठ गया। सच बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जो हसार को पता थी? तुम्हारा अम्मी से झगड़ा भी होता था, किस बात से वो तुम्हें मना करती थी? कहाँ जाती थी तुम? रामा कहती है, आप शक कर रहे हैं मुझ पे? अमर कहता है, मैं शक नहीं कर रहा, यकीन है मुझे, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। रामा कहती है, पागल हो गए हैं, घर बैठ बैठ के साइको हो गए हैं आप। अमर कहता है, अब तुम पागल कह के मुझे छोड़ के जाने का बहाना बनाओगी? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बल्कि जान से मार दूंगा। अमर की माँ उसे थप्पड़ लगाती है जिससे वो थोड़ा होश में आता है। अमर की माँ रामा से कहती है, रामा तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, तुम तो जानती हो जेल की तन्हाई इंसान को पागल बना देती है, और ऊपर से अमर जैसा शख्स कितना सोशल था, और फिर हसार का इतना बड़ा सदमा, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। रामा कहती है, मुझे नहीं लगता अब कुछ भी ठीक होने वाला है। माना कि मैं आपसे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन रही तो इस घर में हूँ आपके साथ। अमर की माँ कहती है, तुम मेरा यकीन करो, मैं अहमद को बहुत समझाती हूँ पर वो समझ भी जाता है, लेकिन अचानक इसे क्या हो जाता है, समझ नहीं आ रहा मेरे घर को किसकी बद्दुआ लग गई है। हसार का सदमा मेरे दिल से नहीं जाता कि अमर ने इस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं। रामा पूछती है, अनाया नहीं आई? इसने तो झूठे मुँह पूछना भी गवारा नहीं किया कि हम लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अमर की माँ कहती है, क्या आके करेगी, हमने उसके साथ कौन सा अच्छा किया है, तरह तरह के इल्ज़ाम उस पर लगाए, उसके दिल को दुखाया है, अच्छा है अपने घर में खुश रहे। अनाया अपनी माँ से फ़ोन पर कहती है, अम्मी आपने कहीं नहीं पढ़ा कि अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुँचाने या उनका दिल दुखाने से बार बार मना किया गया है, तो भाभी को फिर सोचना चाहिए था ना कि ऐसी बातें करने से पहले उन्होंने मुझे क्या क्या ताने नहीं दिए। आप पता चल रहा है ना उनको कि छलनी दिल के साथ जीना क्या होता है। भाभी की अपनी जुबान के आगे तो खंदक थी, आप जब उनके अपने सामने आई है तो मैं याद आ गई हूँ। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आती हूँ। इसी दौरान आरिफ अनाया से कहता है, क्या हुआ अनाया, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? अनाया कहती है, मुझे तो लगता है मैं इस दुनिया में दूसरों को सुकून देने आई हूँ, बस इस दुनिया में सिर्फ आप ही एक शख्स हैं जिनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। अम्मी का फ़ोन आया था,
रामा भाभी और अहमर भाई में रोज झगड़े हो रहे हैं, न जाने उन्हें कहाँ से शक की आदत पड़ गई है, भाभी पे शक कर रहे हैं। आरिफ कहता है वैसे रामा भाभी के लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ, जब खुद पे गुजरेगी तो उन्हें पता चलेगा कि औरों के लिए किस तरह सोचा जाए। अनाया कहती है दुख तो यही है आरिफ कि वो भी तो अपने ही हैं। भाई को लगता है कि भाभी भी मिराल की तरह उनको छोड़ के चली जाएंगी, अब ये उनको कौन समझाए। आरिफ कहता है तुम्हें फूफो ने कहा होगा कि घर आओ और अहमर भाई को समझाओ, है ना। अनाया कहती है जाहिर है। आरिफ कहता है देखो अनाया, मैं जानता हूँ अहमर भाई तुम्हारे बड़े भाई हैं, लेकिन बेहतर है कि वो अपने मसले खुद सॉल्व करें, तुम अपनी अम्मी से एक्सक्यूज़ कर लेना। आरिफ एक आदमी को अयाज के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का कहता है तो वो आदमी घर आकर आरिफ को बताता है कि मैंने थाने से पता लगवाया है और आपका हवाला भी दिया था। वो लोग बता रहे थे कि उन साहब पर फ्रॉड का इल्ज़ाम था और शायद इसमें मुलव्विस भी थे, लेकिन बाद में कोई ऊंची सिफारिश आने की वजह से उनको रिहा करना पड़ा। आरिफ कहता है मतलब शक था, साबित नहीं हुआ। आदमी कहता है जी, और जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं वहाँ लोग बता रहे थे कि नए शिफ्ट हुए हैं। कामकाज के बारे में भी कुछ लोगों की मुख्तलिफ राय है, कुछ कहते हैं कि मोड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ कहते हैं बाहर से आकर शिफ्ट हुए हैं। आरिफ कहता है ये भी तो हो सकता है कि लोग शक की बुनियाद पर बात कर रहे हों, कुछ भी दुरुस्त ना हो। खैर आप अपना काम जारी रखें और अगर कोई मशकूक खबर मिले तो आगाह कीजिएगा। आरिफ मिराल की मां को कॉल करता है और कहता है आंटी जो सूरत हाल है वो मैंने सारी आपको बता दी है, बाकी मिराल कोई छोटी बच्ची नहीं है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझती है। मिराल की मां कहती है जीते रहो बेटा, पता नहीं क्यों मेरा दिल उस शख्स के लिए बहुत डरता है। हालांकि तुम्हें सिर्फ जाहिद ही जानते थे, मैं और मिराल तो जानते तक नहीं थे, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरे दिल ने हाँ की थी। आरिफ कहता है आप परेशान मत हो, मिराल को ज़रा प्यार से समझाएं, हर फैसले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, थोड़ा सा टाइम दे तो चीज़ें खुद ही वाज़ेह हो जाएंगी। अयाज मिराल को घर छोड़ने आता है तो कहता है मिराल मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे फिर से उस मोहब्बत पे चल पड़ा हूँ जो यूनिवर्सिटी में मैं तुमसे किया करता था, और अब तुम्हारी डिवोर्स के बाद ये तलाक या हलाला, अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है तो प्लीज़ बता दो, क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे निकल चुका हूँ कि कुछ सह नहीं पाऊंगा। मिराल कहती है मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ कि मेरे दिल में अभी भी उसके लिए हमदर्दी है, नफरत करती हूँ उसकी शक्ल से भी। अयाज कहता है अगर ऐसा है तो तुम उसका चैप्टर क्लोज क्यों नहीं करती। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अब बता रहा हूँ कि आज भी तुम्हारी माँ से वो राब्ते में है और उसने बंदे भी भिजवाए हैं मेरे घर इंक्वायरी के लिए। मिराल कहती है उसे इज्जत रास नहीं आ रही, वो चाहता है कि मैं उसे सारी दुनिया के आगे जलील करूँ। मिराल घर जाती है तो उसकी माँ आरिफ से कॉल पर होती है। मिराल माँ से पूछती है किससे बात कर रही हैं आप, और फ़ोन पकड़ लेती है तो गुस्से से आरिफ को कहती है किसकी इजाज़त से मेरी माँ को कॉल करते हो तुम, बोलो। माँ कहती है मिराल मैंने उसे कॉल की थी। मिराल कहती है क्यों, ऐसा क्या काम है जो वो कर सकता है मैं नहीं कर सकती। और आरिफ से कहती है मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा समझा रही हूँ, आइंदा मेरी माँ से रब्ता नहीं करना, वरना वो हश्र करूँगी कि तुम्हें याद रहेगा। मिराल की माँ उसे थप्पड़ मारती है तो अयाज ये सब देख लेता है। घर आकर अयाज मिराल को कॉल करता है और पूछता है तुम इसी तरह रोती रहोगी तो तुम्हें देख के मैं परेशान हूँगा ना। मिराल कहती है क्या तुम्हें वाकई एहसास है, तुमने तो खुद अपनी आंखों से देख लिया कि वो शख्स मुझ पे कितना टॉर्चर करता है। अयाज कहता है मिराल मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। मिराल कहती है अगर तुम वाकई मेरी परवाह करते हो और मुझसे मोहब्बत करते हो तो बाकायदा रिश्ता लेकर आओ और मुझे इस टॉर्चर सेल से निकालो। अयाज कहता है तुम बिल्कुल बेफिक्र हो मिराल, मैं 1-2 दिन में आकर आंटी से बात करता हूँ। आरिफ अनाया से कहता है कि तुम ही चाहती थी कि मैं उस शख्स की इन्वेस्टिगेशन करवाऊँ। अनाया कहती है लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था ना दिन रात इसी काम के पीछे लगे रहो और बाकियों को भूल जाओ। आरिफ कहता है तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन। अनाया कहती है अच्छा मुझे बताएं क्या हुआ। आरिफ कहता है जो कुछ भी हुआ दफा करो। अच्छा एक बात याद रखो, मैं मिराल का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर चुका हूँ, मैं ना उसका नाम सुनना चाहता हूँ और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। अनाया कहती है मैं भी तो बस इसलिए कह रही थी कि कल को मिराल के साथ कुछ बुरा होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हमें किसी किस्म का गिल्ट ना हो कि हमने उसे बचाया नहीं। अयाज घर के कागजात मिराल की माँ को दिखाता है और कहता है कि ये मैंने मिराल के नाम पे कर दिए हैं। मिराल की माँ कहती है अच्छा लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अयाज कहता है मोहब्बत आंटी मेरी प्रॉपर्टी है, वो चाहे मेरे नाम हो या मिराल के नाम, बात तो एक ही है। मिराल कहती है यही फ़र्क है अमीर और दिल से अमीर होने में, आरिफ ने तो आज तक एक भी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। अयाज कहता है आंटी इसने जितनी इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस में की है वो 30% भी नहीं है और मैंने इसे 50% का पार्टनर शो किया है। क्या अब भी आपको मेरे रिश्ते पे एतराज़ है। मैं मिराल को ऑफिस तक दिखा चुका हूँ और इसने मेरा घर भी देखा हुआ है। आरिफ की माँ रामा को कहती है काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाया है, क्या बात है तुम ठीक तो हो, बुझी बुझी और बीमार सी क्यों लग रही हो। रामा कहती है क्या सही और क्या सही नहीं है, आपको तो पता है अहमर की तबीयत का, कभी कभी सोचती हूँ कि वो जेल में ही अच्छे थे, कम से कम लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई तो नहीं थी घर में। आरिफ की माँ कहती है अल्लाह खैर करेगा, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। आरिफ सिकंदर के साथ खेल रहा होता है तो
تو رحمہ دیکھ کے کہتی ہے کیا عارف سکندر کو ایسے ہی پیار کرتا ہے؟ عارف کی ماں کہتی ہے ہاں، عارف کی تو اس میں جان ہے۔ لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ مرد غیر کی اولاد کو نہیں پال سکتا، میرے بیٹے نے تو اس بات کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ رحمہ کہتی ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، عنایہ کے معاملے میں تو اللہ نے ہر چیز غلط ثابت کر دی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ بیوہ عورت اور اس کا بچہ کوئی قبول نہیں کرتا، مگر یہاں تو عنایہ کو ایک پیار کرنے والا شوہر بھی مل گیا، بلکہ اس کی زندگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ عارف کی ماں کہتی ہے صاف دل لوگوں کے ساتھ اللہ ایسے ہی اچھا معاملہ کرتا ہے۔ رحمہ کہتی ہے ویسے عنایہ کب تک آ جائے گی؟ عارف کی ماں کہتی ہے آتی ہی ہوگی، یونیورسٹی گئی ہے ڈاکومنٹس لینے۔ عارف نے اسے ابھی ڈرائیونگ سکھائی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اکیلے آ جائے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے۔ گاڑی ابھی آہستہ چلاتی ہے اس لیے لیٹ ہو گئی ہوگی۔ میرال کی ماں ایاز سے کہتی ہے بیٹا مجھے تو کبھی بھی چیزوں کا لالچ نہیں رہا، بس میری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی خوش اور آباد رہے اپنے گھر میں۔ ایاز کہتا ہے آنٹی دیکھیں یہ تو میں اب نکاح کے بعد ہی کر سکتا ہوں، بس آج اسی لیے آیا تھا کہ اگر آپ کو اس رشتے سے اعتراض نہ ہو تو ہم اس جمعے کو یہ سنت بھی ادا کر دیں۔ آنٹی دیکھیں اب میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میرال کی ماں کہتی ہے جیتے رہو بیٹا۔ ایاز کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے مجھے دل سے اپنا بیٹا مان لیا ہے، اور جب آپ نے مجھے دل سے بیٹا مان ہی لیا ہے تو شادی کے بعد یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ آپ اس گھر میں نہیں رہیں گی، آپ بھی ہمارے ساتھ میرے گھر میں رہیں گی۔ میرال کی ماں کہتی ہے اچھا جیسے تم دونوں کی خوشی۔ رحمہ عنایہ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے تو عنایہ کہتی ہے کہ بھابھی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ رحمہ کہتی ہے خدا کے سامنے تو معافی مانگنا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہاتھ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ عنایہ کہتی ہے کس بات کی معافی بھابھی؟ رحمہ کہتی ہے ان ساری زیادتیوں اور غلطیوں کی معافی جو میں نے تمہارے ساتھ جانے انجانے میں کی، تمہاری جاسم کے ساتھ شادی شدہ زندگی میں بگاڑ ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب دیکھو میری خود کی شادی شدہ لائف داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ عنایہ کہتی ہے عامر بھائی نے پھر سے کچھ کہا ہے؟ رحمہ کہتی ہے تمہارے بھائی رکے ہی کہاں تھے؟ مجھے نہیں پتا سارے الزامات کا کیا سلوشن نکلے گا، مجھے لگتا ہے کہیں سزا کے طور پہ میرا شوہر مجھے پیپر ہی نہ بھجوا دے۔ عنایہ کہتی ہے آپ روئیں نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں بھائی سے خود بات کروں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ کیسی لگی آپ کو قصہ دل کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔